हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो हमारा टॉपिक 5 है जिसमें हम गणित की शिक्षण विधियाँ पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में कुल 11 शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे और जितने भी शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे उन सभी के गुण और दोष यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले विश्लेषण विधि पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। अज्ञात का मतलब होता है जो चीज़ें हमें नहीं पता होता है, ज्ञात का मतलब होता है जो चीज़ें हमें पता है। कहने का अर्थ है हम विश्लेषण विधि में ऐसी चीज़ों से शुरुआत करते हैं जिन चीज़ों के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है। हम अंत वहाँ करते हैं जहाँ हमें सभी चीज़ें पता होता है, यानी कि अज्ञात से शुरू करके अंत जो हमें ज्ञात होता है उस पर ख़त्म कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है। यानी कि समकोण का योग हमें मालूम है लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें मालूम नहीं होता है। इस विधि में अक्सर सिद्ध हम करते हैं। तो दोस्तों, इस विधि में हम आप समझ गए होंगे कि अज्ञात से शुरू करके ज्ञात पे हम ख़त्म कर देते हैं। इसका प्रयोग देखते हैं कि कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, विश्लेषण विधि का प्रयोग रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है। हमारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है कि विश्लेषण विधि का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है। आइए दोस्तों, अब विश्लेषण विधि के गुण को देखते हैं, यानी कि एडवांटेज को देखते हैं। स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। यानी कि जो इसमें बच्चा होता है वह स्वयं यानी खुद से करके सीखता है। अस्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी कि जो ज्ञान इसमें बच्चा सीखता है वह अस्थायी होता है, यानी कि परमानेंट होता है। एक बार जो बच्चा सीख गया वह उसके दिमाग में काफ़ी समय तक रहता है। यह मनोविज्ञान विधि है जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करती है। आप कह सकते हैं जो विश्लेषण विधि में बालकों में रुचि पैदा उत्पन्न होता है। इसमें खोज करने की क्षमता यानी कि अन्वेषण क्षमता का विकास होता है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे को एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि अन्वेषण क्षमता का विकास किस विधि में होता है, तो हमारा विश्लेषण विधि में अन्वेषण क्षमता का विकास होता है। अब आइए दोस्तों, विश्लेषण विधि के दोष पढ़ते हैं यानी कि डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। अधिक समय लगता है क्योंकि इसमें हम सिद्ध करते हैं। बालक जो करके सीखता है और सिद्ध करता है इसलिए ज़्यादा समय लगता है। छोटी कक्षा के लिए बालकों के लिए अनुपयोगी है क्योंकि छोटी कक्षा में बालक इसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं। कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है, यानी कि एक योग्य टीचर की आवश्यकता इसमें होती है। तर्क शक्ति की ज़रूरत होती है, यानी कि बालक में सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वह विश्लेषण विधि कर सकता है। ये दोस्तों विश्लेषण विधि के दोष था। हमारा विश्लेषण विधि यहीं समाप्त होता है। अब हम संश्लेषण विधि पढ़ते हैं। यह विधि विश्लेषण विधि का पूरक है, यानी कि जो संश्लेषण विधि है हमारा विश्लेषण विधि का अपोजिट विधि है, यानी कि उल्टा विधि है। उसमें हम अज्ञात से ज्ञात पढ़ते थे, तो हम संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। यानी कि जो चीज़ हमें मालूम है, पता है, वहाँ से शुरू करते हैं और जो जिन चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते हैं वहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसमें छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों, हमें अगर वृक्ष के बारे में पढ़ना हो तो इसमें हम पत्तों को, टहनियों को, जड़ों को जोड़ते हुए समस्या का समाधान करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, a बराबर b होता है, यह हमें ज्ञात है, यानी कि यह हमें मालूम होता है। b बराबर c, यह भी हमें मालूम होता है, ज्ञात होता है। इससे हम क्या सिद्ध करते हैं, a बराबर c, यानी अर्थात ज्ञात बातों का प्रयोग करके अज्ञात की खोज की जाती है। यानी कि जो चीज़ें हमें मालूम था उससे प्रयोग करके हम अज्ञात की खोज किए, यानी जो चीज़ें हमें नहीं मालूम था। आइए दोस्तों इसका गुण पढ़ते हैं। यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध होता है, यानी कि सरल होता है, आसान होता है, सूक्ष्म होता है यानी कि बहुत बारीक होता है, और क्रम यानी कि सीक्वेंस में होता है। समस्या का हल जल्दी निकलता है, यानी कि ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है, यानी कि बच्चों में मेमोरी का डेवलप होता है। यानी कि बच्चे, आप समझ सकते हैं कि बच्चे जो याद करते हैं उसमें याद करने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है। मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपयोगी विधि। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि जो संश्लेषण विधि होता है वो किन छात्रों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो वह मंद बुद्धि छात्रों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। ज़्यादातर गणितीय समस्याएं इस विधि से ही हल की जाती हैं। जो हम गणित सॉल्व करते हैं वो ज़्यादातर संश्लेषण विधि का ही प्रयोग करते हैं। अब इसका हम दोष पढ़ लेते हैं दोस्तों। रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। जो संश्लेषण विधि होता है वह रटने की प्रवृत्ति पर ज़्यादा बल देता है, यानी रट्टाफिकेशन पर ज़्यादा महत्व देता है। अन्वेषण क्षमता यानी खोज करने का विकास नहीं होता है। अन्वेषण क्षमता यानी कि बच्चे में खोज करने की, स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास इसमें नहीं होता है। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। जो ज्ञान होता है अर्जित बच्चा करता है वो कभी भी भूल सकता है। थोड़े समय के लिए उसे याद रहेगा, बाद में वो भूल जाएगा क्योंकि यह अस्थायी होता है।
यह विकास में सहयोग नहीं करती, तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि होती है। यानी कि संश्लेषण विधि बालकों के विकास में सहायता नहीं करती है। इसमें बालकों में तर्क करने यानी सोचने समझने की क्षमता का विकास नहीं होता है। अब आइए दोस्तों आगमन विधि पढ़ते हैं। इस विधि में हम सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले बालकों को एग्जाम्पल बताया जाता है, यानी कि उदाहरण बताया जाता है। फिर उस उदाहरण का प्रयोग करके रूल बताया जाता है, इनकी परिभाषा बताया जाता है। आप समझ गए दोस्तों, आगमन विधि में बालकों को उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है, यानी सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। देखिए, इस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखे जाते हैं, यानी कि एग्जाम्पल रखे जाते हैं। फिर उनके आधार पे नियम बनाए जाते हैं। सबसे पहले बच्चों को उदाहरण बता दिया जाता है, एग्जाम्पल बता दिया जाता है, उसके बाद उसको उन्हीं आधार पे उसी का प्रयोग करते हुए नियम बताया जाता है। इस विधि में 3 कार्य किए जाते हैं, यानी कि आगमन विधि में 3 कार्य किए जाते हैं। आइए उन तीनों कार्य को एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, उसके बाद दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो चीज़ें बालक को मालूम है सबसे पहले उसका प्रयोग किया जाता है, जो चीज़ें बालक को नहीं मालूम है उसका अंत में प्रयोग किया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, सूक्ष्म की मतलब होता है छोटा, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर आगमन विधि में चला जाता है। अब आइए दोस्तों आगमन विधि के हम गुण को देखते हैं। यह एक वैज्ञानिक विधि है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि आगमन विधि कौन विधि है, तो हमारा वैज्ञानिक विधि है। स्वयं से कार्य करने के कारण जो ज्ञान होता है वह अस्थायी होता है, यानी कि जो बच्चा इसमें खुद करता है, करके सीखता है, इसलिए उसका ज्ञान जो होता है वह अस्थायी होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा समय तक उसके दिमाग में वह बात अस्थायी रूप से टिका रहता है जो वह याद करता है। व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद होता है, यानी कि जो उसका व्यवहारिक जीवन है उसमें भी आगमन विधि लाभदायक होता है। इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की क्षमता, यानी करके सीखने, खुद से कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। बालक सदैव जिज्ञासु होता है, यानी कि क्यूरियोसिटी होता है, उसमें बालक में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। अगर आगमन विधि पूछ दे कि किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो हमारी छोटी कक्षाओं के लिए यह उपयोगी विधि है। इसमें बच्चों को एग्जाम्पल पहले बताया जाता है, बाद में परिभाषा बताया जाता है। इसके द्वारा बालक में गणित के प्रति रुचि बनी रहती है। बालक को हम जितना ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं उतना ज़्यादा वो गणित को सॉल्व करते हैं, यानी कि गणित के प्रति रुचि डेवलप होता है आगमन विधि से। अब आइए दोस्तों इसके दोष पढ़ते हैं। यह धीमी विधि है, अधिक समय लगता है, यानी कि आगमन विधि में बहुत ज़्यादा समय लगता है क्योंकि यह धीमी विधि है। इसमें बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण बताना पड़ता है, अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक सोच की आवश्यकता होती है। परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होता है, यानी कि जो आगमन विधि का रिजल्ट आता है वह हमेशा सत्य नहीं होता है, सही नहीं होता है, कभी गलत भी हो सकता है। कई बार छात्र गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इस विधि में कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जाता है, जो आगमन विधि होता है वो क्लासरूम में हमेशा प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आइए दोस्तों निगमन विधि पढ़ते हैं। आगमन विधि का अपोजिट होता है हमारा निगमन विधि, यानी कि उल्टा होता है। इसमें बालक को सबसे पहले रूल बताया जाता है, यानी कि परिभाषा बताया जाता है, फिर उस रूल के बाद उसे एग्जाम्पल से उसे समझाया जाता है, यानी कि उदाहरण से उसे समझाया जाता है। आगमन विधि जब हम पढ़े थे तो उसमें सबसे पहले बच्चों को उदाहरण बताया जाता था, उसके बाद रूल बताया जाता था, लेकिन हमारा निगमन विधि में बालक को सबसे पहले रूल बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। देखिए, यह विधि आगमन विधि के विपरीत है, यानी कि अपोजिट है। इस विधि में पहले परिभाषा यानी कि एग्जाम रूल बताया जाता है, सूत्र एवं निर्देश को बता दिया जाता है, फिर उसे सत्य सिद्ध किया जाता है। यानी सबसे पहले बच्चों को सूत्र बता दिया जाता है, निर्देश बता दिया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल से उसे यानी कि उदाहरण से उसे सही सिद्ध किया जाता है। इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, यानी रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं, यानी छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। निगमन विधि को दोस्तों गुण पढ़ते हैं, यानी कि एडवांटेज पढ़ते हैं। यह विधि गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बना देता है। देखिए दोस्तों, निगमन विधि गणित को बहुत आसान बना देता है। इस विधि में छात्र अत्यंत सरलता शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी जो निगमन विधि होता है दोस्तों, उसमें बालक जो होता है तो बहुत जल्दी सरलता से और जल्दी से अपना ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अंक गणित और बीज गणित शिक्षण में निगमन विधि का सहायक सिद्ध होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि अंक गणित और बीज गणित में कौन विधि सहायक होता है, तो हमारा निगमन विधि सहायक होता है। कम परिश्रम एवं समय की बचत होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कम मेहनत करना पड़ता है और समय भी कम लगता है। स्मरण शक्ति का विकास होता है, यानी कि मेमोरी का, यानी कि बच्चों में दिमाग की क्षमता का ज़्यादा विकास होता है, उसमें चीज़ें याद रखने की क्षमता को ज़्यादा विकास करता है। निगमन विधि का अब दोष देखते हैं।
यह अमनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें छात्र नियमों और सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते बल्कि उन्हें याद करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, जब हम निगमन विधि में बालकों को सबसे पहले रूल बताते हैं यानी कि सूत्र बताते हैं तो बालक उस सूत्र को सिद्ध नहीं करते हैं, उस सूत्र को याद कर लेते हैं, जिसमें उनको बल्कि उन्हें याद करते हैं, इसलिए उनसे स्वयं खोज करने की क्षमता का विकास नहीं होता है। यानी कि हम जब बचपन में थे, हमें कोई भी सूत्र बताया जाता था तो हम उसे याद करते थे, वह हम यह नहीं सोचते थे कि यह सूत्र कहाँ से आया, इसकी खोज नहीं करते थे। इसमें मिलने वाला ज्ञान अस्थायी भाव स्पष्ट करता है, यानी कि जो ज्ञान होता है वह अस्थायी होता है, यानी कि काफ़ी समय तक हमारे दिमाग में रहता है। अब आइए दोस्तों, प्रयोगशाला विधि कहते हैं, इसमें कोई बच्चों को तथ्य दिया जाता है, फैक्ट दिया जाता है, तो बच्चा उसे प्रयोग करता है, उसे सिद्ध करता है। इसमें इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथ्य यानी कि नियमों व सिद्धांतों की सत्यता की जांच करता है। यानी कि बालक को जब गणित के कोई नियम दिया जाता है तो बालक जो उसमें होता है यंत्र से, उपकरण से उस नियम को सत्य कितना सत्य है इसका जांच करता है। इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाता है। एग्जाम्पल भी है हमारा पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध किया जाता है, यानी प्रयोगशाला विधि में बालक जो होता है वो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करता है। अब आइए दोस्तों, इसके गुण पढ़ते हैं। छात्र प्रयोगशाला के उपकरणों को कुशल प्रयोग करना सीखता है। प्रयोगशाला में यंत्रों का प्रयोग जो बालक होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना सीखता है। प्रयोगशाला में किया गया अधिगम अस्थायी होता है, यानी काफ़ी समय तक हमारे दिमाग में टिका रहता है। रुचिकर विधि है, यानी कि बहुत मज़ेदार विधि है। तर्क क्षमता का विकास होता है, यानी सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। अब आइए दोस्तों, इसका दोष पढ़ते हैं। यह खर्चीला विधि है क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, आप ज़्यादा यंत्र खरीदते हैं। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि इसमें बच्चे उपकरण से सीखने की जगह खेलना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम छोटे बच्चों को यंत्र देते हैं तो उसे सीखता नहीं है, उसे वह खेलने लगता है, अलग अलग खेलना शुरू कर देता है। कम संख्या वाली कक्षाओं के लिए उपयोग में लाई जाती है क्योंकि ज़्यादा संख्या रहेगा तो उतना यंत्र शिक्षक के पास उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए कम संख्या वाले छात्रों में इसे उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों, अनुसंधान विधि पढ़ते हैं, यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ते हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द एक ग्रीक ह्यूरिस्को शब्द से आया है जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ, यानी कि ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, मैं खोजता हूँ। आर्मस्ट्रांग ने इस विधि की खोज की। देखिए दोस्तों, अगर विधि का नाम पूछ दे कि इस विधि को किसने खोज किया था तो आर्मस्ट्रांग ने अनुसंधान विधि को खोज किया था। ह्यूरिस्टिक शब्द से स्पष्ट है कि यह विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। देखिए दोस्तों, इसमें बालक जो होता है वह स्वयं ज्ञान की खोज करता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग करता है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान के लिए भी किया जाता है, यानी साइंस के लिए भी किया जाता है। इस विधि में शिक्षक किसी विषय वस्तु के बारे में सीधे सीधे नहीं बताता बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने को कहता है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय रोता मात्र न रह के स्वयं अन्वेषण या आविष्कारक बन जाता है। देखिए दोस्तों, इस विधि में जो बालक होता है वह स्वयं ज्ञान खोजता है, इसमें सिर्फ वह निष्क्रिय नहीं रहता है, यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं इसमें बालक जो होता है वह एक्टिव होता है, निष्क्रिय नहीं होता है, वह कार्य करता है, वह अन्वेषण करता है, खोज करता है, जिससे वह आविष्कारक भी बनता है। जैसे कोई प्रश्न शिक्षक देगा उसे तो बालक उस पर अपना आंसर खोजेगा, जवाब खोजेगा, उसे सिद्ध करने की कोशिश करेगा। इसे खोज करने की विधि भी बोला जाता है। अब आइए इसका गुण देखते हैं। इस विधि द्वारा छात्र में तर्क करने यानी सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है, आप मानसिक डेवलपमेंट इसे बोल सकते हैं। गणित शिक्षण में यह विधि बहुत लाभदायक है, यानी कि यूजफुल है। इस विधि छात्र को ज्ञान की खोज यानी कि स्वयं खोजने की बल देता है, बच्चा इसमें ज्ञान की खोज करता है, करने की स्थिति में रखती है। यह विधि छात्रों को स्वयं गणित कार्य करने की प्रेरित करता है, स्व अध्याय की आदत का निर्माण करता है। इसमें छात्र स्वयं अन्वेषण करते हैं, बच्चे जो होते हैं वह स्वयं खोज करते हैं। मान लीजिए कोई शिक्षक होगा, ये पूछ देगा कि जाओ बगीचा से ये पता करके आओ कि बगीचे में कितने आम का पेड़ है, तो इसमें बच्चा जाएगा स्वयं खोज करेगा, अन्वेषण करता है। अब ये दोस्तों इसका दोष पढ़ते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, यानी कि छोटी कक्षाओं के लिए अब इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों पर पहुंचा सकती है क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता कि वह अपनी गलती को समझ पाए। देखिए दोस्तों, जब छोटे बच्चे किसी चीज़ को खोज करते हैं तो वह गलत भी खोज सकते हैं क्योंकि उस समय वो ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं, उन्हें गलती का पता नहीं चल पाता है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं, समस्या समाधान विधि। देखिए दोस्तों, इस विधि में जो शिक्षक होता है वह बालकों के सामने कोई समस्या रख देता है
फिर बालकों को उन समस्या को उन पे विचार लेता है, विश्वास उनका बालक को। मान लीजिए दोस्तों, फिर से समझते हैं, शिक्षक जो होता है वह बालकों के सामने कोई समस्या रख देता है, उस पर बालकों के विचार व विमर्श लेता है। जैसे हम जब छोटे थे तो शिक्षक हमारे क्लासरूम में आके हमसे यह पूछता था कि मान लो सभी वृक्ष और पृथ्वी से काट दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा। फिर सभी बच्चों से उनका विचार लेता था, वह विमर्श लेता था। आइए दोस्तों परिभाषा पढ़ते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखता है और छात्रों को समस्या को हल करने के लिए अपने विचार व सुझाव रखने को बोलते हैं। सबसे पहले छात्रों के सामने एक समस्या रखा जाता है, फिर उन पर छात्रों का विचार व सुझाव लिया जाता है। छात्र अपने तर्क एवं निर्णय से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है, यानी कि अपने तर्क यानी कि अपने सोच व समझ से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। समस्या बालक के जीवन से संबंधित होता है। इस विधि में समस्या सरल होती है। यह विधि करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। अब आइए इसका गुण पढ़ते हैं। यह विधि वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस विधि में छात्र सदैव क्रियाशील होते हैं, यानी छात्र जो होते हैं वह हमेशा एक्टिव होते हैं। इस विधि में छात्र स्वतंत्र होकर स्वयं कार्य करते हैं। छात्रों में तर्क शक्ति यानी कि सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का विकास होता है। अब आइए इसका दोष पढ़ते हैं। यदि समस्या कठिन हो तो छात्र में विषय के प्रति रुझान कम हो जाता है। जब छोटे बच्चों के लिए हम ज़्यादा बड़ा समस्या दे देंगे या ज़्यादा कठिन समस्या दे देंगे तो छात्र जो होंगे इसमें निष्क्रिय हो जाते हैं, अपना रुझान कम देते हैं, यानी ज़्यादा रुचिकर वह नहीं रह जाता है। यदि समस्या की भाषा सरल ना हो तो छात्रों की सूची में कमी आ जाती है, यानी ज़्यादा संख्या में बालक रहते हैं और समस्या ज़्यादा मुश्किल होता है तो कुछ बालक जो होते हैं उस समस्या को छोड़ के भाग जाते हैं और समय अधिक लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट हमारा प्रयोजन विधि यानी प्रोजेक्ट विधि। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किलपैट्रिक ने किया था। इस विधि में संपूर्ण कार्य कंप्लीट कार्य को एक योजना बनाकर तैयार किया जाता है। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि में संपूर्ण जितना भी कार्य होता है उसको एक योजना बनाया जाता है, यानी कि एक हमारा बनाया जाता है, प्रोग्राम बताया जाता है कि उस कार्य को आप कब करें। योजना को आप प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। इसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्क शक्ति का द्वारा कार्य करता है एवं हल करता है। अब आइए दोस्तों इसका गुण पढ़ते हैं। छात्र में क्रियात्मक और सृजनात्मक यानी कि सोचने समझने तर्क करने यानी क्रिएटिविटी का विकास होता है। छात्रों में निरीक्षण तर्क तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। अब इसका दोष पढ़ते हैं। इसके प्रयोग से सभी पाठों को नहीं पढ़ाया जा सकता। प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करके बालक के सभी पाठों को नहीं पढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट हमारा व्याख्यान विधि। देखिए दोस्तों, इसमें यह बहुत प्राचीन विधि है। अगर हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि जो भारत की सबसे प्राचीन विधि का नाम बताइए तो हमारा लेक्चर मेथड होगा, यानी कि व्याख्यान विधि होगा। यह शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में एक शिक्षक किसी विषय या समस्या के बारे में व्याख्यान देता है, यानी कि लेक्चर देता है। व्याख्यान तर्कपूर्ण, व्यवस्थित तथा आकर्षित होना चाहिए ताकि छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित रहे। जो शिक्षक व्याख्यान देता है, जो लेक्चर देता है, वह आकर्षित होना चाहिए, तभी बालकों का ध्यान उस पर केंद्रित रहेगा। इस विधि में प्रश्न उत्तर तथा उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। अब आइए इसका गुण देखते हैं। यह किसी विषय को पढ़ाने में सबसे सरल विधि है, यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ाने में यह सबसे सरल विधि होता है। इसमें छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है। अब इसका दोष देखते हैं। इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं, यानी कि एक्टिव नहीं रहते हैं। यह विधि करके सीखने पर बल नहीं देता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल नहीं देता है। इसमें जो शिक्षक होता है वह एक कोना में खड़ा होकर अपना लेक्चर देते रहता है और बाकी बच्चे जिन्हें समझ में नहीं आते हैं वो कभी कभी सो भी जाते हैं। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, सभी बच्चों पे पर्सनल इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। शिक्षक जो कहना में खड़ा होकर अपना लेक्चर देते रहता है, बाकी बच्चे बैठ के क्या कर रहे हैं इस पे शिक्षक का ध्यान नहीं रहता है। इस पे व्यक्तिगत विविधता पर डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा खेल विधि। इस विधि में शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देता है, यानी कि जो जितना भी बालकों को ज्ञान दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, वह सभी खेल के माध्यम से दिया जाता है। इस विधि को फ्रोबेल ने दिया था। हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछते कि खेल विधि को किसने दिया है, तो दोस्तों फ्रोबेल ने दिया है। इसका नाम हेनरी कोल्डवेल कुक ने रखा। इस विधि में शिक्षण को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया। देखिए दोस्तों, खेल विधि का नाम कौन दिया, हेनरी कोल्डवेल कुक ने रखा। इस विधि में शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित, यानी जो बालकों को जितना भी शिक्षा दिया जाता है उसे पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया था। अब आइए इसका गुण देखते हैं।
छात्रों की खेल में स्वाभाविक रुचि होती है तो बच्चे का मन लगा रहता है। यह इस विधि के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। यह विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि जो जितना खेलोगे उतना सीखोगे, इस सिद्धांत पे काम करता है। अब आइए इसका दोष देखते हैं। कुछ बच्चों में शारीरिक स्थिरता के कारण इस विधि में कठिनाई होता है, यानी कि शारीरिक उनका परिपक्व नहीं होता है, हाथ पैरों में कठिनाई की वजह से उनमें कठिनाई आता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा।